अध्याय 16 मुगलों की विदेश नीति। हम पहले देख चुके हैं कि तीन शक्तिशाली साम्राज्यों उज़्बेक, ईरान और तुर्की के उदय के साथ और काबुल एवं कंदहार पर मुगलों के नियंत्रण में विस्तार के बाद किस तरह मुगल मध्य और पश्चिमी एशिया के राजनीतिक और कूटनीतिक संघर्षों में और भी गहरा दखल देने लगे। व्यापार के लिए सीमाओं के खुल जाने के बाद मुगल इस क्षेत्र में भारत के व्यापार को बढ़ाने में भी दिलचस्पी लेने लगे। अभी तक कायदा रहा है कि मुगल साम्राज्य को शेष एशिया से लगभग अलग रखकर प्रस्तुत किया जाता था। मुगलों के काल में एक सुस्पष्ट विदेश नीति के विकास से पता चलता है कि भारत में एक मजबूत केंद्रीय सत्ता की स्थापना के बाद राजनीतिक और आर्थिक उद्देश्यों से मध्य और पश्चिमी एशिया की शक्तियों के साथ उसका संपर्क में आना स्वाभाविक था। समरकंद से और खुरासान समेत उसके आसपास के क्षेत्रों से बाबर और दूसरे तैमूरी शहजादों के निष्कासन के लिए जिम्मेदार होने के कारण उज़्बेक मुगलों के स्वाभाविक शत्रु थे। साथ ही उज़्बेकों को सफवियों की बढ़ती शक्ति से भी टकराना पड़ा, जो खुरासान के दावेदार थे। खुरासान का पठार ईरान और मध्य एशिया को जोड़ता है तथा चीन और भारत जाने वाले मार्ग इसी से गुजरते हैं। इसलिए उज़्बेकों के खिलाफ सफवियों और मुगलों का आपस में हाथ मिलाना स्वाभाविक था, विशेषकर इसलिए कि कंदहार छोड़कर उनके बीच कोई सीमा विवाद नहीं था। उज़्बेकों ने ईरान के सफवी शासकों के साथ, जो सुन्नियों का निर्मम दमन करते थे, अपने पंथगत मतभेदों से लाभ उठाने का प्रयास किया। उज़्बेक और मुगल शासक दोनों ही सुन्नी थे, लेकिन मुगल इतने विशाल हृदय थे कि वे पंथगत मतभेदों में नहीं फंसे। एक शिया शक्ति से अर्थात ईरान से मुगलों के गठबंधन से चिढ़कर उज़्बेकों ने कभी कभी पेशावर और काबुल के बीच के उत्तर पश्चिम सीमा पर रहने वाले कट्टर अफगान और कभी बलूच कबायलियों को मुगलों के खिलाफ भड़काया। इस समय पश्चिम एशिया में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य उस्मानी तुर्कों का था। ये अपने पहले शासक उस्मान (मृत्यु 1326) के नाम पर उस्मानी तुर्क कहे जाते थे। उन्होंने एशिया माइनर को और पूर्वी यूरोप को रौंद डाला था तथा 1529 में सीरिया, मिस्र और अरब को जीत लिया था। काहिरा में बैठे नाम मात्र के खलीफा से उन्होंने रूम के सुल्तान की पदवी हासिल की थी। आगे चलकर उन्होंने बादशाह इस्लाम का भी खिताब अपना लिया। ईरान में एक शिया शक्ति के उदय ने उस्मानी सुल्तानों को अपने पूर्वी बाजू की तरफ के खतरे के प्रति सजग कर दिया कि सफवियों के उदय से उनके अपने क्षेत्रों में शिया मत को बढ़ावा मिलेगा। तुर्क सुल्तानों ने 1514 में एक मशहूर लड़ाई में शाह ईरान को हराया। बगदाद पर तथा उत्तरी ईरान में इरवान के आसपास के क्षेत्रों पर भी नियंत्रण के लिए ईरान से उस्मानियों का टकराव हुआ। धीरे धीरे उन्होंने अरब के तटीय क्षेत्रों पर भी नियंत्रण कर लिया तथा फारस की खाड़ी और भारतीय समुद्र से पुर्तगालियों को निकालने की कोशिश की। पश्चिम से उस्मानी खतरे ने ईरानियों को मुगलों से मित्रता के लिए मजबूर कर दिया, खासकर तब जबकि पूरब में उनका सामना एक हमलावर उज़्बेक शक्ति से था। मुगलों ने ईरानियों के खिलाफ एक त्रिपक्षीय उस्मानी मुगल उज़्बेक गठजोड़ के उज़्बेक प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इससे एशिया में शक्ति संतुलन बिगड़ता और उज़्बेक शक्ति का सामना करने के लिए वे अकेले रह जाते। ईरान के साथ गठजोड़ मध्य एशिया से व्यापार को बढ़ावा देने में भी सहायक था। अगर मुगलों के पास कुछ अधिक मजबूत नौसेना होती तो हो सकता है वे तुर्की से और गहरा संबंध बनाते, जो स्वयं एक नौसैनिक शक्ति था और भूमध्य सागर में यूरोपीय शक्तियों की नौसेनाओं के साथ संघर्षरत था। पर मौजूदा स्थिति में मुगल
तुर्की के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना नहीं चाहते थे, क्योंकि तुर्की का सुल्तान खलीफा के उत्तराधिकारी के रूप में अपनी श्रेष्ठता का दावा कर रहा था, जिसे वे मानने के लिए तैयार न थे। ये ही कुछ बातें थी जिन्होंने मुगलों की विदेश नीति को निर्धारित किया। अकबर और उज़्बेक। 1510 के सफवियों के हाथों उज़्बेक सरदार शैबानी खान की शिकस्त के बाद बाबर को थोड़े समय के लिए समरकंद वापस मिला। हालांकि उज़्बेकों के हाथों ईरानियों की करारी शिकस्त के बाद बाबर को यह नगर छोड़ना पड़ा, पर शाह ईरान से उसे मिली सहायता ने मुगलों और सफवियों के बीच दोस्ती की एक परंपरा कायम की। बाद में सफवी सुल्तान शाह तहमास्प से हुमायूं ने भी सहायता पाई। जब शेर शाह द्वारा भारत से निकाले जाने के बाद उसने उसके दरबार में शरण मांगी। 1510 के दशकों में अब्दुल्लाह खान उज़्बेक के अंतर्गत उज़्बेकों की क्षेत्रीय शक्ति तेजी से बढ़ी। 1572-73 में अब्दुल्लाह खान उज़्बेक ने बल्ख पर कब्जा कर लिया, जो बदख्शां के साथ मुगलों और उज़्बेकों के बीच एक तरह का तटस्थ क्षेत्र था। 1577 में अब्दुल्लाह खान ने ईरान के बंटवारे के प्रस्ताव के साथ अकबर के पास एक दूत भेजा। शाह तहमास्प की मृत्यु (1576) के बाद ईरान अराजकता और अव्यवस्था के दौर से गुजर रहा था। अब्दुल्लाह खान का आग्रह था कि अकबर भारत से सेना लेकर ईरान पर चढ़ाई कर दे, ताकि संयुक्त प्रयासों से वे इराक, खुरासान और फारस को जदीदियों (शियों) से मुक्त करा सके। पंथिक संकीर्णता की इस दुहाई से अकबर प्रभावित नहीं हुआ। बेचैन उज़्बेकों को उनके ही दायरे में रखने के लिए एक मजबूत ईरान अनिवार्य था। साथ ही अकबर की उज़्बेकों से उलझने की कोई इच्छा नहीं थी, बशर्ते वे काबुल या भारतीय क्षेत्रों के लिए खतरा न बने। यही अकबर की विदेश नीति का केंद्र था। अब्दुल्लाह उज़्बेक ने उस्मानी सुल्तान से भी संपर्क किया और ईरान के खिलाफ सुन्नी शक्तियों के त्रिपक्षीय समझौते का प्रस्ताव रखा। अब्दुल्लाह खान की पेशकश के जवाब में अकबर ने अब्दुल्लाह उज़्बेक के पास अपना दूत भेजा, जिसमें कहा गया था कि विधान और धर्म संबंधी भेदों को विजय का पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता। मक्का में हाजियों की कठिनाइयों के बारे में उसने कहा कि गुजरात की विजय के बाद हज अर्थात तीर्थ यात्रा के लिए एक नया मार्ग खुल गया है। उसने ईरान के साथ पुरानी दोस्ती पर भी जोर दिया और सफवियों के बारे में अपमानजनक बातें कहने के लिए अब्दुल्लाह खान उज़्बेक को फटकारा। मध्य एशिया के मामलों में अकबर की बढ़ती रुचि का पता इस बात से चलता है कि उसने तैमूरी सुल्तान मिर्जा सुलेमान को दरबार में शरण दी, जिसे बदख्शां से उसके पोते ने खदेड़ दिया था। अबुल फजल कहते हैं कि खैबर दर्रे को पहिएदार सवारियों के लिए उपयुक्त बना दिया गया था और मुगलों के डर से बल्ख के दरवाजे प्रायः बंद रखे जाते थे। बदख्शां पर हमला बचाने के लिए अब्दुल्लाह उज़्बेक ने अपने कारिंदे एजेंट जलाल के जरिए, जो धर्म के मामले में कट्टर था, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के कबायलियों को भड़काया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि अकबर को अटक आना पड़ा। इन्हीं कार्रवाइयों के दौरान अकबर खैबर दर्रे की एक लड़ाई में अपने एक गहरे मित्र राजा बीरबल को खो बैठा। 1585 में अब्दुल्लाह उज़्बेक ने अचानक बदख्शां पर अधिकार कर लिया। मिर्जा सुलेमान और उसके पोते दोनों ने अकबरी दरबार में शरण ली और उपयुक्त मनसब पाए। इस बीच अपने सौतेले भाई मिर्जा हकीम की मृत्यु (1585) के बाद अकबर ने काबुल को अपने साम्राज्य में समेट लिया। इस तरह मुगल और उज़्बेक सीमाएं पास पास आ गई। अब्दुल्लाह खान ने अब एक और दूत भेजा, जिसका अकबर ने सिंध किनारे अटक में स्वागत किया। सीमा के इतने पास अकबर की बराबर मौजूदगी ने अब्दुल्लाह उज़्बेक को बेचैन कर दिया था।
इस बीच उज़्बेकों ने ईरान से खुरासान के वे अधिकांश हिस्से छीन लिए जिन पर उनकी लालची नज़र थी। इस स्थिति में अकबर को सबसे अच्छी बात यही लगी कि वह उज़्बेक सरदार से समझौता कर ले। इसलिए उसने एक पत्र और एक मौखिक संदेश के साथ अपने एक कारिंदे को अब्दुल्लाह खान उज़्बेक के पास भेजा। लगता है एक समझौता भी हुआ जिसमें हिंदू कुश को दोनों के बीच की सीमा मान लिया गया। इसका मतलब यह था कि मुगलों ने बदख्शां और बल्ख पर अपना दावा छोड़ दिया जो 1585 तक तैमूरी राजाओं के शासन में थे। पर इसका मतलब यह भी था कि उज़्बेक काबुल और कंदहार पर दावा नहीं करेंगे। हालांकि किसी भी पक्ष ने अपना दावा औपचारिक रूप से नहीं छोड़ा, फिर भी इस समझौते ने मुगलों को हिंदू कुश के रूप में एक रक्षणीय सीमा अवश्य दे दी। अकबर ने 1595 में कंदहार को जीतकर एक वैज्ञानिक और रक्षणीय सीमा स्थापित करने का अपना उद्देश्य पूरा किया। इसके अलावा स्थिति पर नजर रखने के लिए अकबर 1586 में ही लाहौर में आकर बैठा रहा। 1598 में अब्दुल्लाह खान उज़्बेक की मौत के बाद ही वह आगरा के लिए चला। अब्दुल्लाह की मौत के बाद उज़्बेक परस्पर युद्धरत रजवाड़ों में बट गए और बहुत समय तक मुगलों के लिए खतरा नहीं बन सके। ईरान से संबंध और कंदहार का प्रश्न। ईरान के खिलाफ शिया विरोधी भावनाएं भड़काने की उज़्बेक कोशिशों और सफवी शासकों की निर्मम नीतियों के प्रति मुगलों की नापसंदगी के बावजूद उज़्बेक शक्ति का डर सफवियों और मुगलों को साथ लाने वाला सबसे शक्तिशाली कारण था। दोनों के बीच परेशानी की अकेली जड़ कंदहार था, जिस पर अधिकार के दावे रणनीतिक और आर्थिक आधारों पर भी किए जाते थे तथा भावना और प्रतिष्ठा के आधार पर भी। कंदहार तैमूरी साम्राज्य का अंग रह चुका था और बाबर के रिश्ते के भाई जो हेरात के शासक थे उस पर 1507 में उज़्बेकों द्वारा बेदखल किए जाने तक शासन कर चुके थे। रणनीतिक दृष्टि से कंदहार काबुल की सुरक्षा के लिए अनिवार्य था। कंदहार का किला इस क्षेत्र के सबसे मजबूत किलों में गिना जाता था और उसमें पानी की अच्छी व्यवस्था थी। काबुल और हेरात जाने वाली सड़कों के संधि स्थल पर स्थित कंदहार पूरे दक्षिणी अफगानिस्तान का केंद्र था और उसकी स्थिति बहुत रणनीतिक महत्व की थी। एक आधुनिक ब्रिटिश टीकाकार के अनुसार काबुल गजनी कंदहार रेखा एक रणनीतिक और तार्किक सीमा रेखा की सूचक थी। काबुल और खैबर से परे प्रतिरक्षा की कोई प्राकृतिक सीमा नहीं थी। इसके अलावा कंदहार के नियंत्रण से अफगान और बलूच कबीलों को नियंत्रित करना और आसान हो जाता था। अकबर की सिंध और बलूचिस्तान विजय के बाद मुगलों के लिए कंदहार का रणनीतिक और आर्थिक महत्व और बढ़ गया। कंदहार एक समृद्ध और उपजाऊ प्रांत था तथा भारत और मध्य एशिया के बीच मनुष्यों और वस्तुओं की आवाजाही का केंद्र था। मध्य एशिया से कंदहार होते हुए मुल्तान तक और फिर सिंधु नदी के रास्ते समुद्र तक के व्यापार का महत्व लगातार बढ़ता गया। कारण कि युद्धों और आंतरिक हलचल के कारण ईरान से जाने वाली सड़कें अक्सर असुरक्षित होती थीं। अकबर इस मार्ग पर व्यापार को बढ़ावा देना चाहता था और अब्दुल्लाह खान उज़्बेक से उसने कहा कि यह मक्का में तीर्थयात्री और माल भेजने का एक वैकल्पिक मार्ग है। इन सभी कारणों को ध्यान में रखें तो पता चलेगा कि कंदहार ईरान के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना मुगलों के लिए था। ईरान के लिए कंदहार प्रतिरक्षा व्यवस्था का एक अपरिहार्य गढ़ होने के बजाय निस्संदेह महत्वपूर्ण ही सही एक बाहरी चौकी अधिक था। लेकिन आरंभिक चरण में कंदहार के विवाद से दोनों देशों के अच्छे संबंध प्रभावित नहीं हुए। कंदहार 1522 में बाबर के हाथों में आया जब उज़्बेक एक बार फिर खुरासान के लिए खतरा बने हुए थे।
हुमायूं की मृत्यु के बाद फैली अफरा तफरी का लाभ उठाकर शाह तहमास्प ने कंदहार पर अधिकार कर लिया। उसे फिर से पाने का कोई प्रयास अकबर ने तब तक नहीं किया जब तक अब्दुल्लाह के नेतृत्व में उज़्बेक ईरान और मुगलों के लिए फिर से खतरा नहीं बने। मुगलों की कंदहार विजय अकबर और उज़्बेकों के बीच ईरानी साम्राज्य के बंटवारे के किसी समझौते का अंग नहीं थी, जैसा कि कुछ आधुनिक इतिहासकारों का तर्क है। इसका उद्देश्य संभावित उज़्बेक आक्रमण के खिलाफ उत्तर पश्चिम में एक व्यावहारिक सीमा रेखा बनाना था, क्योंकि खुरासान तब तक उज़्बेक नियंत्रण में जा चुका था और कंदहार फारस (ईरान) से कट चुका था। मुगलों की कंदहार विजय के बावजूद ईरान और मुगलों के संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे। शाह अब्बास प्रथम शासन 1588 से 1629, जो सफवी शासकों में शायद सबसे महान था, मुगलों से अच्छे संबंध रखने में रुचि रखता था। उसके और जहांगीर के बीच प्रतिनिधि मंडलों और दुर्लभ वस्तुओं समेत कीमती उपहारों का नियमित आदान प्रदान चलता था। शाह अब्बास ने दक्कनी शासकों के साथ भी गहरे कूटनीतिक और व्यापारिक संबंध स्थापित किए, पर जहांगीर ने इस पर आपत्ति नहीं की। कोई पक्ष खतरा महसूस नहीं करता था और एक काल्पनिक चित्र में तो एक दरबारी चित्रकार ने जहांगीर और शाह अब्बास को गले लगते दिखाया है, जबकि दुनिया का गोला उनके पैरों के नीचे है। सांस्कृतिक स्तर पर भी इस काल में नूरजहां की सक्रिय सहायता से दोनों देश और करीब आए, पर यह गठबंधन जहांगीर से अधिक शाह अब्बास के लिए उपयोगी साबित हुआ, क्योंकि अपने भाई शाह अब्बास की दोस्ती के कारण सुरक्षा का एहसास करके जहांगीर ने उज़्बेक सरदारों को दोस्त बनाने पर ध्यान नहीं दिया। 1620 में शाह अब्बास ने कंदहार वापस दिए जाने की एक विनम्र प्रार्थना की और उस पर आक्रमण की तैयारियां करने लगा। जहांगीर स्तब्ध रह गया, क्योंकि वह कूटनीतिक स्तर पर अलग थलग था और सैनिक स्तर पर इसके लिए तैयार न था। कंदहार को बचाने के लिए jल्दी में तैयारियां की गईं, पर कूच करने से पहले राजकुमार शाहजहां ने असंभव मांगे रख दी। इस कारण कंदहार 1622 में ईरानियों के हाथों में चला गया। हालांकि जहांगीर के पास कीमती उपहारों से लदा एक प्रतिनिधि मंडल भेजकर शाह अब्बास ने कंदहार की हार की कड़वाहट को समाप्त करने का प्रयास किया और अविश्वसनीय बहाने गढ़े, जिन्हें दिखावे के लिए जहांगीर ने स्वीकार कर लिया, पर जो सौहार्द ईरान के साथ मुगलों के संबंध की विशेषता था वह जाता रहा। शाह अब्बास की मृत्यु (1629) के बाद ईरान में उथल पुथल मच गई। इसका लाभ उठाकर और दक्कन के मामलों से मुक्त होकर शाहजहां ने कंदहार के सूबेदार अली मदीन खान को 1638 में मुगलों की तरफ खींच लिया। शाहजहां का बल्ख अभियान कंदहार पर अधिकार शाहजहां के लिए एक विशेष उद्देश्य की प्राप्ति का साधन भी था। शाहजहां काबुल पर बार बार उज़्बेक हमलों तथा बलूच और अफगान कबीलों के साथ उनके षड्यंत्रों पर अधिक चिंतित था। तब तक बल्ख और बुखारा नजर मुहम्मद के नियंत्रण में आ चुके थे। नजर मुहम्मद और उसका बेटा अब्दुल अजीज महत्वाकांक्षी थे। काबुल और गजनी को पाने के लिए उन्होंने अफगान कबायलियों की मदद से अनेक आक्रमण किए, पर जल्द ही अब्दुल अजीज ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया और सिर्फ बल्ख ही नजर मुहम्मद के पास रह गया। नजर मुहम्मद ने शाहजहां से मदद की गुहार की। ईरान की ओर से सुरक्षित महसूस करके शाहजहां ने तत्परता के साथ इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। वह लाहौर से काबुल आया
और नज़र मुहम्मद की सहायता के लिए उसने शहजादा मुराद की कमान में एक बड़ी सेना भेजी। यह सेना 50,000 घोड़ों तथा बंदूकचियों, अग्नि बाड़ों और तोपचियों समेत 10,000 पैदल सिपाहियों पर तथा राजपूतों के एक दस्ते पर आधारित थी। यह फौज 1646 के मध्य में काबुल से चली। शाहजहां ने शहजादा मुराद को खूब अच्छी तरह निर्देश दे रखा था कि नज़र मुहम्मद के साथ वह नरमी से व्यवहार करे और अगर वह विनम्रता का परिचय दे और अधीनता मानने के लिए तैयार हो तो बल्ख उसे लौटा दे। इसके अलावा नज़र मुहम्मद अगर समरकंद और बुखारा को फिर से पाने की इच्छा जताए तो शहजादा उसे हर संभव सहायता दे। स्पष्ट है कि शाहजहां बुखारा में एक मित्र शासक को देखना चाहता था जो सहायता व समर्थन के लिए मुगलों की ओर देखे, लेकिन मुराद के उतावलेपन ने सारी योजना चौपट कर दी। उसने नज़र मुहम्मद के निर्देशों की प्रतीक्षा किए बिना बल्ख नगर की ओर कूच कर दिया और अपने लोगों को किला बल्ख में घुसने का आदेश दे दिया जहां नज़र मुहम्मद रहता था। शहजादे के इरादों से आश्वस्त न हो पाने के कारण नज़र मुहम्मद वहां से भाग खड़ा हुआ। मुगल बल्ख पर अधिकार करने के लिए बाध्य हो गए और वहां की क्षुब्ध और क्रोधित जनता के विरोध के बावजूद उन्हें अपना नियंत्रण बनाए रखना पड़ा। मुगलों के लिए नज़र मुहम्मद का कोई विकल्प पाना भी आसान न था। नज़र मुहम्मद के बेटे अब्दुल अजीज ने आक्सस पार क्षेत्र में मुगलों के खिलाफ उज़्बेक कबीलों को भड़काया और आक्सस पार 1,20,000 की सेना जमा कर ली। इस बीच शहजादा मुराद को, जिसे घर की याद सता रही थी, शहजादा औरंगजेब के द्वारा विस्थापित कर दिया गया। मुगलों ने आक्सस को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया क्योंकि उसे पार करना आसान था। इसके बदले उन्होंने रणनीतिक ठिकानों पर दस्ते बिठा दिए और मुख्य सेना को एक साथ रखा ताकि किसी घिरे हुए ठिकाने की ओर वे आसानी से कूच कर सके। अब्दुल अजीज आक्सस पार करके घुस आया, पर मुगलों ने बल्ख के दरवाजों से बाहर (1647) में भागते उज़्बेकों को मात दी। बल्ख में मुगलों की विजय ने उज़्बेकों के साथ वार्ता का रास्ता तैयार कर दिया। अब्दुल अजीज के उज़्बेक समर्थक तितर बितर हो गए और उसने अब मुगलों को संधि के इशारे भेजे। नज़र मुहम्मद ईरान में शरण लिए हुए था। उसने अब अपना साम्राज्य वापस पाने के लिए मुगलों से संपर्क किया। सावधानी से विचार करने के बाद शाहजहां ने नज़र मुहम्मद के पक्ष में निर्णय किया, लेकिन नज़र मुहम्मद से कहा गया कि पहले वह शहजादा औरंगजेब से क्षमा मांगे और उसके सामने सिर झुकाए। यह एक गलती थी क्योंकि ऐसा नहीं लगता था कि स्वाभिमानी उज़्बेक शासक इस तरह अपने आप को गिराएगा, खासकर इसलिए कि उसे मालूम था कि बल्ख को लंबे समय तक अधिकार में रखना मुगलों के लिए असंभव है। नज़र मुहम्मद स्वयं आकर सलाम बजाए। इसकी व्यर्थ प्रतीक्षा करने के बाद अक्टूबर 1647 में मुगलों ने बल्ख छोड़ दिया क्योंकि सर्दी का मौसम तेजी से पास आ रहा था और बल्ख में रसद नहीं थी। यह वापसी लगभग तबाही बन गई क्योंकि दुश्मन उज़्बेक दस्ते आसपास मंडराते रहते थे। वापसी के दौरान मुगलों को भारी हानि उठानी पड़ी, पर औरंगजेब की दृढ़ता ने उन्हें विनाश से बचा लिया। शाहजहां के बल्ख अभियान को लेकर आधुनिक इतिहासकारों के बीच अच्छा खासा विवाद रहा है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि शाहजहां तथाकथित वैज्ञानिक रेखा अर्थात आमू दरिया (ऑक्सस) को मुगल सीमा बनाने का प्रयास नहीं कर रहा था। जैसा कि हमने देखा, आमू दरिया का बचाव शायद ही संभव था। न ही शाहजहां मुगलों के वतन समरकंद और फरगाना की विजय का इच्छुक था। हालांकि मुगल बादशाह अक्सर इसकी बातें किया करते थे,
लगता है शाहजहां का उद्देश्य बल्ख और बदख्शां में जो काबुल की सीमा पर स्थित थे मित्र शासकों को रखना था। इन क्षेत्रों पर 1585 तक तैमूरी राजाओं का ही राज्य था। उसे विश्वास था कि इससे गजनी के आसपास और खैबर दर्रे में रहने वाले अफगान कबीलों के असंतोष को नियंत्रित करने में उसे मदद मिलेगी। सैनिक दृष्टि से तो अभियान सफल रहा। मुगलों ने बल्ख जीत लिया था और उन्हें बाहर करने के उज़्बेक प्रयासों को नाकाम कर दिया गया था। इस क्षेत्र में भारतीय सेना की यह पहली महत्वपूर्ण विजय थी और शाहजहां के पास जश्न मनाने के पर्याप्त कारण थे, पर लंबे समय तक बल्ख को अपने प्रभाव में रखना मुगलों के बस से बाहर था। ईरानी शत्रुता और प्रतिकूल स्थानीय जनता के मुकाबले राजनीतिक दृष्टि से भी वैसा करना कठिन था। कुल मिलाकर बल्ख की मुहिम से मुगलों की प्रतिष्ठा कुछ समय के लिए अवश्य बढ़ी, पर उन्हें राजनीतिक लाभ कम ही मिला। अकबर ने बड़े जतन से जो काबुल, गजनी, कंदहार रक्षा पंक्ति खड़ी की थी, अगर शाहजहां उसी पर कायम रहता तो मुगलों को संभवतः अधिक लाभ मिलता और धन जन की अच्छी खासी बचत होती। जो भी हो, नजर मोहम्मद जब तक जीवित रहा मुगलों का दोस्त बना रहा और दोनों के बीच दूतों का नियमित आदान प्रदान चलता रहा। मुगल ईरान संबंध अंतिम चरण। बल्ख में धक्का लगा तो काबुल क्षेत्र में उज़्बेक फिर दुश्मनी पर आमादा हो गए। खैबर गजनी क्षेत्र में अफगान कबायली फिर असंतोष से भर उठे तथा हौसला पाकर ईरानियों ने कंदहार पर हमला करके उसे फिर से जीत लिया। विदिन ब्रैकेट 1649 ईस्वी। शाहजहां के स्वाभिमान को भारी चोट पहुंची और उसने कंदहार को वापस पाने के लिए अपने शहजादों की कमान में एक एक करके 3 बड़े अभियान भेजे। पहला अभियान 50,000 की सेना लेकर बल्ख के नायक औरंगजेब ने चलाया। किले से बाहर मुगलों ने ईरानियों को हराया तो, पर उनके दृढ़ विरोध के कारण उसे जीत नहीं सके। औरंगजेब ने 3 साल बाद एक दूसरी कोशिश की और वह भी नाकाम रही। सबसे बड़ा प्रयास अगले साल 1653 में शाहजहां के प्रिय पुत्र दारा के नेतृत्व में हुआ। दारा ने अनेक बड़बोले दावे किए थे, पर किले के अंदर के लोगों को भूखों मारकर अपनी बड़ी सेना की सहायता से उनको समर्पण के लिए मजबूर करने में वह असफल रहा। साम्राज्य की सबसे बड़ी तोपों में से 2 तोपें खींचकर कंदहार लाई गई थी। उनकी सहायता से भी उसने किला पाने का प्रयास किया, पर उसका भी कोई परिणाम न निकला। कंदहार में मुगलों की असफलता मुगल तोपखाने की कमजोरी की सूचक नहीं थी, जैसा कि कुछ इतिहासकारों का कथन रहा है। एक दृढ़ संकल्प कमांडर के होने पर किला कंदहार ने अपनी शक्ति का परिचय दिया और मजबूत किलों के मुकाबले में मध्यकालीन तोपों की व्यर्थता का भी विदिन ब्रैकेट दक्कन में भी मुगलों का यही अनुभव रहा। तो भी यह तर्क दिया जा सकता है कि कंदहार से शाहजहां का लगाव यथार्थ पर आधारित न होकर भावात्मक था। उज़्बेक और सफवी जब दोनों ही अधिकाधिक कमजोर पड़ते गए तो कंदहार का वह रणनीतिक महत्व नहीं रहा जो पहले था। कंदहार के हाथ से निकलने पर मुगल प्रतिष्ठा को इतना धक्का नहीं लगा जितना बार बार के मुगल प्रयासों की असफलता से लगा, पर इसको भी अनावश्यक तूल नहीं देना चाहिए, क्योंकि औरंगजेब के काल में भी मुगल साम्राज्य शक्ति और प्रतिष्ठा के चरम शिखर पर रहा। यहाँ तक कि अभिमानी उस्मानी सुल्तान तक ने 1680 में सहायता मांगने के लिए औरंगजेब के पास एक दूत मंडल भेजा। औरंगजेब ने कंदहार के व्यर्थ के विवाद को जारी न रखने का फैसला किया और खामोशी से ईरान के साथ कूटनीतिक संबंध फिर जोड़ लिए। लेकिन 1668 में ईरान के सुल्तान शाह अब्बास द्वितीय ने मुगल दूत को अपमानित किया। औरंगजेब के खिलाफ
क्षुद्र बातें कही और हमले तक की धमकी दी। इसके बाद पंजाब और काबुल में मुगल सरगर्मी बढ़ गई, पर कोई कार्रवाई हो इससे पहले ही शाह अब्बास चल बसा। उसके उत्तराधिकारी निकम्मे निकले और ईरान की ओर से भारतीय सीमा के लिए सभी खतरे तब तक के लिए टल गए जब 50 वर्ष से अधिक समय बाद नादिर शाह नाम का एक नया शाह ईरान के तख्त पर नहीं बैठा। इस तरह हम देखते हैं कि कुल मिलाकर मुगल उत्तर पश्चिम में एक वैज्ञानिक सीमा रेखा बनाए रखने में सफल रहे जो हिंदू कुश पर आधारित थी, और दूसरी ओर जिसका बाहरी गढ़ कंदहार था। इस तरह भारत की प्रतिरक्षा उनकी बुनियादी विदेश नीति का आधार थी। इस सीमा रेखा की रक्षा को कूटनीतिक उपायों से और पुष्ट किया गया। कंदहार के प्रश्न पर अस्थायी धक्कों के बावजूद ईरान से मित्रता इस कूटनीति का मूलाधार थी। मुगलों द्वारा वतन को वापस पाने की जो इच्छा बार बार व्यक्त की जाती थी वह वास्तव में एक कूटनीतिक चाल थी और इस पर कभी गंभीरता से अमल नहीं किया गया। मुगलों ने जो सैन्य और कूटनीतिक उपाय किए वे विदेशी आक्रमण से भारत को लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करने में बहुत हद तक सफल रहे। दूसरे, मुगल अपने समय के अग्रणी एशियाई राज्यों के साथ समानता के संबंधों पर जोर देते थे, यहाँ तक कि सफवियों के साथ भी जो पैगंबर से अपने संबंध के कारण एक विशेष स्थिति के दावेदार थे, और उस्मानी सुल्तानों के साथ भी जो पदशाह इस्लाम की उपाधि धारण करके बगदाद के खलीफा के उत्तराधिकारी होने का दावा करते थे। तीसरे, मुगलों ने अपनी विदेश नीति का उपयोग भारत के व्यापारिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए किया। काबुल और कंदहार मध्य एशिया के साथ भारत के व्यापार के दो प्रवेश द्वार थे।